और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में दोस्तों, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं दोस्तों जो भी 12th के अपने एसपी एंड ओसीएम के बच्चे मैं वो सभी को पढ़ाता हूं, ठीक है। और दोस्तों आज ये जो लेक्चर होगा ना, ये मेरे प्यारे 12th के बच्चे और जो भी एसपी में है यार, आप सभी जो एसपी का इंतजार कर रहे थे, मुझे पता है यार आप सभी से सब वेट ही नहीं हो रहा था कि सर प्लीज अभी ओसीएम पढ़ा हमने, सब सही जा रहा है ओसीएम का, एसपी भी आप वापस कंटिन्यू करो, कहां चले गए आप। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं आपके सामने और हमारा पहले ये प्लान था दोस्तों कि हम ओसीएम को थोड़ा सा कंटिन्यूटी भी रखें। लाइक हमने दोस्तों ऑलमोस्ट ओसीएम का 50% ऑफ पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, तो आपके दिमाग में भी एक थोड़ा सा सेटल होगा कि यार चलो एटलीस्ट मैं इस मीन वाइल में ओसीएम का तो एक अच्छा खासा पोर्शन कवरेज कर लेता हूं फॉर योर 12 बोर्ड्स। और साथ ही साथ दोस्तों हमने एसपी का भी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे और मैं आपको बता दूं ये 3 चैप्टर्स ही ऑलमोस्ट ये पूरी एसपी सब्जेक्ट का हार्ट है। तो अगर आपको ये 3 चैप्टर्स अच्छे से आता है तो आप बाकी के चैप्टर्स में आप पता है क्या करोगे, आग लगाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका ये जो बेस है ना 12th एसपी के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स का, अगर ये आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर दिक्कत होने वाली है, ठीक है। आज का ये लेसन, आज का ये लेक्चर नंबर 1 उसी बच्चे को आएगा जिसने लेसन नंबर 2 में मेहनत की थी डिबेंचर्स वाले टॉपिक में, ठीक है। लेसन नंबर 2, 3, 1 और ये जो टॉपिक्स में से अब ये सारे लेसन बनने वाले आगे के, तो ये 3 लेसन जो थे, मेरा पूरा प्लान ये था, इसको हमने अपलोड कर दिया। अब बच्चों के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 3 लेसन है एसपी के, तुम पढ़ो एसपी के 3 लेसन ही तुम पढ़ो, बाकी किसी पे भी ध्यान मत दो। एसपी का ये 3 लेसन अगर आपने बना दिया आपका एसपी बन जाएगा, ठीक है। तो ये लेसन नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 है। लेसन नंबर 4 ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें हम पता है क्या सीखने वाले कि डिबेंचर्स को किस तरह से इशू किया जाता है। मेरे दोस्त आपको डिबेंचर्स क्या होता है ये पता है? आता है, शुरुआत में ही सीख लिया था। अब इसके प्रोसेस में सीखने को कितना ही समय लग जाएगा, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, इजी लग रहा है कुछ, है ना। तो चलते फिर आगे। और दोस्तों ये 12th के बच्चे एसपी के, ये आपके भाई का इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी डाउट समस्या प्यार बांटना है यहाँ पे और कमेंट सेक्शन में तो दोस्तों बांटना ही है। मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लाइक कर दिया है आपने, और नहीं भी करा है ना कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर देखना, समझ में आता है तो लाइक करके जाना, मुझे पता है आप गारंटी करके जाओ, ठीक है। नए आए हो दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत हेल्प हो जाएगी। चलो अभी यार इशू ऑफ डिबेंचर्स साथ में पढ़ो एक बार मेरे साथ। टाइटल लेसन का नाम क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू, ठीक है, मतलब हम डिबेंचर्स का बांटना करने वाले। लेकिन सर पहले ये बताओ ये डिबेंचर्स क्या होता है। अगर आपने मेरे से ये सवाल पूछा तो मेरे यहाँ पे ना कोई एक ऐसा डंडा नहीं है, नहीं तो मैं यहां से ऐसे फेंकता और सीधा आपके पैसा बॉन्ग करके आवाज आता। क्यों? क्योंकि दोस्तों डिबेंचर्स का एक पूरा पर्टिकुलर टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक है आपके लेसन नंबर 2 एंड 3 में, सर कंटिन्यूटी वाला, और उसमें डिबेंचर्स हमने इन डिटेल बात की है। डिबेंचर्स हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, याद आ रहा है कि नहीं यार, शेयर्स हो गया, हमने इतनी मेहनत करी थी। प्लीज ऐसे मत बोलो कि आपको डिबेंचर्स क्या होता है नहीं पता, मैं रो दूंगा। चलो डिबेंचर्स का आई होप मतलब आपको पता है, और मैं अगर याद दिला दूं तो डिबेंचर्स हम क्रेडिटर्स को बोलते हैं। हम डिबेंचर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स वाली ये कैपिटल है, हम इसे इक्विटी या ओनर्स वाली इसमें नहीं रखते, हम डिबेंचर्स को एज अ क्रेडिटर मानते हैं कंपनी अपना, ठीक है। चलो अभी अब क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट हम जो टॉपिक पे, इस पूरे लेसन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपको स्विच करना है, इसमें जितना मैं बताऊंगा ना इस लेसन में आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये दोस्तों, ये पहला टॉपिक जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट हमारी जो कंपनी सेक्रेटरी या एक कंपनी के लिए जो कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहता है लीगल फील्ड में, उसके लिए कंपनीज एक्ट इट्स काइंड ऑफ अ बाइबल, इट्स काइंड ऑफ भगवत गीता, ये होली बुक है हमारे कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एसपी का जो ये सब्जेक्ट है ना, ये सीएस की फील्ड को हाईलाइट करना चाहता है कि ये भाई कंपनी सेक्रेटरी एक ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो इसमें अपना करियर बनाओ। तो ये जो है ये हमारी भगवत गीता है, कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस हमें जानने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि सर हम 12th के बच्चे और सारा प्रोविजन ऑफ एज पर कंपनी एक्ट मतलब क्या पूरा बेर एक्ट यहाँ पे उठा के डाल दिया? नहीं यार दोस्त, पूरा बेर एक्ट नहीं डाला है, एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश की है आपको, और मैं बता दूं ये एग्जाम में आता है और ये बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना। इसके जो पॉइंट्स है ना इतने सिंपल, आप बोलोगे अरे सर ये मतलब इसमें तो आपकी भी जरूरत नहीं थी हमें, है ना, ठीक है मानता हूं नहीं जरूरत थी, लेकिन अब देख लो। चलो डिबेंचर्स वालों को हम कोई वोटिंग राइट देते हैं क्या? पहले आप मुझे एक बात बताओ, वोटिंग राइट किसको होती है? जो कंपनी का ओनर होता है, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स उन पे ही होती है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बातें करते हैं। बट हम डिबेंचर्स को कोई वोटिंग राइट देते हैं क्या कि वो कंपनी में आके डिसीजन लेंगे? नहीं ना। डिबेंचर्स वालों को तो डिबेंचर्स के मीटिंग में कुछ राइट्स होगा तो देंगे, बाकी इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग है, डिबेंचर उसमें आके डिसीजन ले रहा है,
ऐसा होएगा क्या डिबेंचर होल्डर आके? नहीं ना, चांस ही नहीं है। इक्विटी वाले बोलेंगे अरे भाई पहली बात तो तू है कौन, इधर आया कैसे, भाग यहाँ से, है ना, क्योंकि ये मीटिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की है। और मीटिंग होना हो, सारे वोटिंग राइट्स मेरे दोस्त इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही होती है। दे आर दी ओनर्स, दे आर द रिस्क बेरर। याद रहा कि नहीं, लेसन नंबर 2 नहीं आता तो आप ये लेसन पे मत आओ, पहले लेसन नंबर 2 कंप्लीट करो, उसके बाद इस पे आओ। तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ना कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती। समझ में आया पहला पॉइंट? हेड पॉइंट्स साथ ही साथ याद करो, नो वोटिंग राइट। सेकंड, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। दोस्तों ये भी हमने सीखा था, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, बेरर डिबेंचर, फिर क्या आता हो यार वो कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर्ड। याद आ रहा है कि नहीं कुछ मेरे दोस्त, है ना? तो ये जो इतने सारे के डिबेंचर्स है, जब कंपनी डिसाइड करती है कि हमें डिबेंचर्स इशू करना है, तो वो लोग पता है क्या करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। 75% से इन वोट्स मेजॉरिटी में आता है। ये 75% वोट्स कौन देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द डिसीजन मेकर्स। अब ये हमने कहां सीखा था? ये हमने लेसन नंबर 2, फर्स्ट एंड थर्ड में हम कब से वही सीखते आ रहे दोस्तों। अब इसके बाद मैं वापस नहीं बोलूंगा कि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सीखा था। आई होप ये जितने दिन भी मैंने एसपी के लेक्चर्स नहीं डाले, इतने दिनों में आपने दोस्तों एसपी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे बहुत अच्छा ग्रैप्स कर लिया था, एकदम तरीके से उसको सीख लिया था आपने। आई होप, मैं इतनी आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं। अब है दोस्तों पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। बस इतना ही आपको, एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको एक लाइन और एक्सटेंड करनी है, लाइक पेमेंट ऑफ, देखिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन, ये अपना हेड पॉइंट ऐसा डबल, ऐसा जो भी आप कॉमा डैश करना है तो पेमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स विल बी पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। हो गया पॉइंट खत्म, फिनिश। इसकी एक्सप्लेनेशन भी इतनी ही लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 मिनट के अंदर हमने इसके 3 पॉइंट्स कवर कर दिए। पहला क्या है, कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होती डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, ऑब्वियस सा बात है, उसके बिना तो हम डिबेंचर्स नहीं इशू कर सकते। फिर थर्ड है पेमेंट किस तरह से करोगे, तो पेमेंट करोगे एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। एग्जाम में आया 3 पॉइंट बनता है यहाँ पे, इजी, एकदम आसान। एक बार चलो वापस। उसके बाद अब आप डिबेंचर होल्डर हो, तो आपको बदले में आपके पास कुछ एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए। और कंपनी जब प्रूफ की बात करती है तो एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट देती है, उसको कहते हैं दोस्तों डिबेंचर सर्टिफिकेट। और ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है आपको 6 महीने के अंदर तक आपके पास आ जाता है। जिस दिन से आपने अप्लाई किया कंपनी में, उसके 6 महीने के अंदर तक आपके पास आ जाएगा। 6 महीने के अंदर, डन, सॉर्टेड, कोई कंफ्यूजन। 4 पॉइंट एकदम इजी, एकदम इजी। एग्जाम में ये आना चाहिए कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर यही क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, सबसे इजी तो यही लग रहा है। चलो, क्रिएट डीआरआर। अब ये डीआरआर क्या है? नया कंसेप्ट, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कंपनी क्या करती है ना, कंपनी के पास पैसे होते हैं, समझो कंपनी के पास 100 करोड़ है, तो कंपनी 100 करोड़ में ना डिवाइड कर लेती है कि इतना पार्ट जाएगा प्रॉफिट में, इतना पार्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इतना पार्ट जाएगा रिजर्व में, इतना पार्ट जाएगा जनरल रिजर्व में, इतना पार्ट जाएगा फॉर फ्यूचर, इतना पार्ट जाएगा सिक्योरिटी के इस पे। कंपनी डिवाइड कर लेती है। कंपनी अपना सारा पैसा एक साथ प्रॉफिट नहीं बताती। कंपनी कुछ पैसे को फ्यूचर में कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो, एक कॉन्टिजेंट सिचुएशन आ जाए, तो कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल करती है ना। आई होप आपने ये सभी चीजें जो है बीके में सीखी थी, है ना। अपने सूरज सर जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट ये सब बनवा रहे हैं आपसे, फिर वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये सब कभी क्वेश्चन आता होगा आपके अकाउंट्स में। शायद 12th में तो नहीं आता, लेकिन जब आप सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में जाओगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हाँ, मैंने दिया है तो मुझे पता है, मैंने पढ़ाई किया उस सीए का भी, तो इसके लिए ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मेरी फाउंडेशन भी क्लियर थी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आपको ये क्रिएट करना है, ठीक है। और कंपनी ये जब क्रिएट करती है, जनरल रिजर्व की तरह ही होता है, इसको भी कंपनी क्रिएट करती है। ये क्यों क्रिएट करती है, क्या इससे क्या लेने देना सर? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स जो बचते हैं ना कंपनी के पास, उसमें से क्रिएट करती है। और इसका जो मेन रीजन होता है ना क्रिएट करने का डीआरआर का, पता है क्या? डिबेंचर्स की इंटरेस्ट की पेमेंट करना, उनको टाइम टू टाइम डिविडेंड वगैरह देना, उनका इंटरेस्ट देना और पेमेंट ऑफ उनकी डिविडेंड भी देना टाइम टू टाइम, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो क्रिएट डीआरआर का एक स्पेसिफिक रीजन बताया गया है कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, उनको मंथली या जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस पेमेंट जानी चाहिए। अब ये जो पेमेंट, इसकी पैसे कहां से आएंगे, किधर से आप उठाओगे? तो आप डीआरआर अकाउंट से उठाओगे। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्का कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं आया? होप इजी है यार, इसमें टॉपिक मतलब टॉपिक इजी है, कंफ्यूज ना हो तो अच्छा होगा, मजा आएगा इस करके। अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्टी। दोस्त मुझे एक बात बताओ, ये डिबेंचर ट्रस्टी पे ना हमने बात करी थी पुराने लेक्चर्स में, 100% करी है, आपके स्टार्टिंग के लेसन में है।
इसमें क्या होता है ना दोस्तों, एक कंपनी होती है, उसमें कंपनी में बहुत सारे लोग फॉर डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक 600 से 700 लोग। अब समझो कभी कंपनी को डिबेंचर्स होल्डर की मीटिंग करानी है और ये 600-700 लोग रोज कंपनी में आएंगे, तो क्या मीटिंग पॉसिबल है? 600-700 लोग, आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। और अगर इतने लोग आ जाएंगे तो कंपनी को बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। क्या पता इस 600-700 लोगों में कुछ ऐसे फोर्ज्ड इंसान हो जो बोलते ना किसी और का भेस लेके आए, लाइक फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट लेके आए कि हाँ हम आपके कंपनी का पार्ट है, और पता चला वो कंपनी के कॉम्पिटिटर से निकले, फिर क्या करोगे भाई? तो गलत हो गया। और सोचो ना यार, अगर 600-700 लोग होंगे तो इनका ख्याल रखना भी थोड़ा सा कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो कंपनीज एक्ट जो कहता है कि अगर आपके कंपनी में 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर होते हैं, आपको क्या करना है ना, एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। ये डिबेंचर ट्रस्टी मेक श्योर करेगा कि ये 600-700 है, जितने भी डिबेंचर होल्डर्स है उनके बिहाफ में काम करेगा। समझ में आया? मतलब 700-800 लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव या ग्रुप ऑफ पर्सन विल बी एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव, उसको हम कहते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। समझ में आया? और डिबेंचर ट्रस्टी एज पर कंपनीज एक्ट, अगर कंपनी में 500 से ज्यादा लोगों ने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है, तब आपको एक कंपलसरी डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। अब आप बोलोगे बच्चा कि ये सर डिबेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं, क्या ये हम भी बन सकते हैं, क्या कोई भी आम इंसान बन सकता है जाके? तो नहीं दोस्तों, डिबेंचर ट्रस्टी वही इंसान होता है जो सेबी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है। ये एक बहुत ही लाइक एक इंडिविजुअल इंसान नहीं होता, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। आप कह सकते हो एक प्राइवेट कंपनी एक्टिंग एज ए डिबेंचर, ये भी चलेगा, एज ए डिबेंचर ट्रस्टी, आई मीन। और फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग एज ए डिबेंचर ट्रस्टीज, ये भी चलेगा। कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता, और अगर सिंगल इंडिविजुअल होता भी है तो वो एक बहुत ही हाई लेवल कैलिबर का इंसान होता है, ठीक है? अपने जैसे छोटे मोटे इंसान को लोग डिबेंचर ट्रस्टी नहीं रखते, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को भी मनाना पड़ता है ना भाई, आप सबके बिहाफ में ये काम करेगा, तो डिबेंचर ट्रस्टी को भी लगना चाहिए कि हमारे बिहाफ में ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सही बोला कि नहीं? चलो आगे। फिर क्या है, डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी। अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि कंपनी कुछ तो गलत कर रही है डिबेंचर होल्डर्स के साथ, और मैं डिबेंचर होल्डर का रखवाला, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी रखवाला हुआ ना, वो उनकी देखभाल कर रहा है कि कंपनी उनके साथ कुछ गलत ना कर दे, तो जैसे ही डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि कंपनी कुछ गलत कर रही है, डिबेंचर ट्रस्टी जाएगा सीधा एनसीएलटी के पास, बोले एनसीएलटी ये कंपनी के जो इंटेंशंस है ना, ये फ्रॉडलेंट इंटेंशंस है, धोखा देना चाहती है ये डिबेंचर होल्डर्स के साथ। तो ऐसे डिबेंचर ट्रस्टी जो है ये एज अ मिडलमैन काम करता है, ये सेफ्टी पर्पस पे काम करता है, फ्रॉडलेंट ना हो, फ्रॉड्स ना हो किसी के साथ, उसका काम करता है, किसी के साथ चीटिंग ना हो, उसका काम करता है, कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में। तो जो उनका रखवाला कौन? डिबेंचर ट्रस्टी। और डिबेंचर ट्रस्टी कौन अपॉइंट करते हैं? डिबेंचर होल्डर्स ही अपने लिए अपॉइंट करते हैं। समझ में आया? चलो, इंपोज रेस्ट्रिक्शंस, तो एनसीएलटीज वगैरह जो है वो रेस्ट्रिक्शंस इन पे इंपोज कर सकती है। फिर जो डिबेंचर ट्रस्टीज है वो ही कंपनीज पे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है फॉर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, चलो फिर क्या है, पनिशमेंट है भाई। सुनो, पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर कोई ऑफिसर, कंपनी का कोई ऑफिसर या इनफैक्ट डिबेंचर ट्रस्टी ही डिबेंचर होल्डर्स को धोखा दे रहा है, तो उसके साथ पनिशमेंट होना चाहिए ना उसको कुछ, बिल्कुल है, फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट अगर किसको नहीं पता हो, यानी कि जेल। हम अपनी बातों में, अपनी भाषा में जेल बोलते हैं, लेकिन कंपनीज में जितने भी लॉज होते हैं ना, जितने भी लॉज है वहां पे इम्प्रिजनमेंट लिखा है। ठीक है, और लिखा है, और लिखा है, ये और एंड में ना बहुत वाइडर डिफरेंस है। और यानी कि जब जज डिसीजन लेगा, जब एक जज डिसीजन लेगा और लिखा है ना, या तो वो फाइन लेगा या फिर इंप्रिजनमेंट देगा। या तो फाइन, 100 रुपए फाइन, चल घर पे जा। और लिखा है फाइन देगा या फिर जेल में भेजेगा, फाइन देगा या फिर जेल में भेजेगा। और लिखा है भाई फाइन, 100 रुपए का फाइन और घर पे निकल। इंप्रिजनमेंट 3 दिन जेल में रुक और घर पे निकल। दोनों में से कुछ एक और है। अगर एंड होता तो फाइन भी देगा, मन किया तो जेल भी भेजेगा। समझ में आया? और एंड का इतना बड़ा वाइडर डिफरेंस है, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। समझ में आया? चलो, साथ ही साथ आपको इंटरप्रिटेशन भी सिखा दिया। अब दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, मेरे प्यारी प्यारे भाइयों, दोस्तों वगैरह सब एटसेट्रा, चलिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और अगर ये एग्जाम में आता है तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज पर द कंपनीज एक्ट फॉर 4 मार्क्स, 9 पॉइंट्स, सिंपलेस्ट पॉइंट्स है सारे लेसन। ऐसा अगर मैं बताऊं तो सबसे इजी कुछ हो, क्योंकि आपको अगर डिबेंचर आता है
और आपको अगर ये हेड पॉइंट्स याद है फिर तो आप इसको अपने मन से लिख सकते हो। और इसके एक्सप्लेनेशन भी एक एक लाइन की है। 5 मार्क का आएगा ज्यादा से ज्यादा, और आएगा तो ये टर्म वगैरह में आएगा, प्रीलिम्स में एक आध बार पूछ लेंगे। आई होप बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन तो ना पूछे और भी ये पूछने के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोविजन एज पर द कंपनीज। देखो दोस्तों अभी हमने क्या करा, अभी हमने दोस्तों प्रोविजन को पढ़ा बट एज पर कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट में ना प्रोविजन भी होते, कंपनीज एक्ट में रूल्स भी होते। अब ये जो है ये कंपनीज एक्ट का रूल्स वाले सेक्शन पे भी हम आ चुके हैं। हमने सेक्शन कवर किया, अब हम उसके रूल्स भी कवर कर रहे हैं। चलो भाई, प्रोविजन एज पर द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014, ठीक है, टाइटल ये। सेक्शन में रूल्स नहीं लिख के आ जाना, गलत, पूरा रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो अभी देखें, टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर्स। दोस्तों सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स आई होप आपको पता है। सिक्योर्ड जिसमें चार्ज क्रिएट किया जाता है, एंड अनसिक्योर्ड जिसपे चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता है। आई होप आपको याद है। चार्ज ऑन एसेट भी आई होप आपको आता है। देखा ये चैप्टर कैसा है ना, कंटिन्यूएशन वाला पार्ट। इसके लिए मैंने ना एसपी के लेक्चर्स इतने टाइम तक डाला ही नहीं, बोला भाई बच्चों को पढ़ने दो, 1 से 3 लेसन तक हाथ सेट हो गया ना, उसके बाद अपन भगाएंगे गाड़ी। तो आई होप आपकी गाड़ी सेट हो चुकी है, और अब हम वंदे भारत लेके वो जो एक्सप्रेस का जो स्पीड है उतनी स्पीड से आगे बढ़ने वाले भी। चलो, टेन्योर ऑफ अ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं ना, ये रिडीम हो जाना चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और अगर आपकी कंपनी जो है एमसीए द्वारा, मतलब गवर्नमेंट का आपकी कंपनी में हाथ है, या फिर आप आरबीआई से आपके साथ कुछ बिजनेस, कुछ आपकी पार्टीशन में कंपनी है, लाइक शेयर ओनर हो आप दोनों, आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है, तो आपका जो डिबेंचर्स का पीरियड है सिक्योर्ड डिबेंचर्स का, ये 30 साल के लिए हो सकता है। अब आप बोलोगे सर बताओ मुझे समझाओ, ये 30 साल ही क्यों, 25 साल क्यों नहीं, 20 साल क्यों नहीं? मुझे भी नहीं पता क्यों, क्योंकि ये लॉ है भाई। मैं लॉ पे आप पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, या लॉ को हम नहीं, लॉ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं लॉ में क्या लिखा है हम उस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो भाई लॉ मेकर को पूछना पड़ेगा, आपने 30 ही क्यों लिया, 20 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, मेरे को तो 8 चाहिए था, ऐसे कैसे? नहीं, ये नहीं कर सकते। यहाँ पे जो लिखा है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, तो ये वो चीज चल रही है। तो इस पे ना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी लगेगी अरे सर इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, आपकी नजरों से नहीं बनता होगा, लेकिन एक वाइडर एंगल लेके चलो कि एक लॉ मेकर ने इसको लिखा क्यों। जरूर जो भी यहाँ पे लिखा है उसका सेंस बनता है, तभी यहाँ पे लिखा है और तभी हम वो चीज को पढ़ रहे हैं। चलो, तो टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स आई होप आपको आ गया। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट, एंड आई होप आपको ये आता है। क्या बोलते हो बच्चा, आता है कि नहीं? और किसी ने बोला नहीं आता है। बॉटल तो है मेरे पास, बॉटल फेंक के मारूंगा। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट, आपको कंपनी पे भरोसा नहीं है कि आपके पैसे रिटर्न करेगी, तो आप कंपनी को बोलते हो कंपनी आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, हाँ वो मेरे पास गिरवी रखवा ले, और मुझे गिरवी रखवा ले, और कभी मुझे लगेगा तू मेरी पैसे की पेमेंट नहीं कर रहा, मैं तेरा ये प्रॉपर्टी उठा के बेच के आ जाऊंगा। इसको बोलते हैं यू हैव क्रिएटेड चार्ज ऑन दी एसेट्स, एंड आई होप आपको ये आता है। मैं अभी नहीं बताने वाला, अभी मैंने जितना भी बोला है अगर आप इस पर भी ध्यान लगाओगे तो आई होप आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इजी टॉपिक है, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। बच्चे समझ नहीं पाते क्या चल रहा है जिंदगी में, ठीक है। अगर आपको भी क्रिएट चार्ज ऑन एसेट में दिक्कत है, इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट्स, ऐसा जरूरी नहीं कि स्पेसिफिकली उसके लिए, बाकी कोई भी। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्टी, एंड आई होप अभी आपको पता चल गया कि डिबेंचर ट्रस्टी कौन है। और बच्चे के मन में एक डाउट है, बच्चे कह रहे सर आपकी बात तो सही है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया, सर एक ऐसा बताओ डिबेंचर होल्डर्स ने एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया और वो ट्रस्टी धोखेबाज निकला, फिर आया ना मन में डाउट, आया ना, कुछ डर सा बैठ गया एकदम दिमाग में। चलो, ये डाउट जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा। अभी कर दूं, वेट नहीं होएगा, थोड़ा तो वेट करो यार, तुम ऐसा क्या कर रहे हो अभी? अच्छा चलो ठीक है। क्या होता है ना दोस्तों, जो मेंबर्स होते हैं और जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है, ये दोनों के बीच में ना एग्रीमेंट बनता है, और डिबेंचर ट्रस्टी उसके बिहाफ में ही काम करता है। जैसे एग्रीमेंट में लिखा गया टर्म्स एंड कंडीशंस, वैसा ही वो काम करेगा। उसके अलावा अगर उसने और भी कोई तरीके से काम किया, भाई को जॉब से निकाल लिया जाएगा, और मे भी हैवी पेनल्टी उस पर लगा जाए। तो डिबेंचर ट्रस्टी ना बहुत सोच समझ के काम करते हैं, और सबके बिहाफ में उनको काम करना है, तो उनको पनिशमेंट और पेनल्टी भी हैवी लगेगी, उस हिसाब से काम करते हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज अगर कुछ फ्रॉडलेंट एक्ट करते हैं तो उन्हें जेल भी हो सकती है, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, तो टेंशन ना लो। चलो, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा डिबेंचर्स होल्डर्स के साथ कांड किया है। चलिए यहाँ पे क्रिएट डीआरआर, ये तो भी हमने सीखा था, लेकिन यहाँ पे और कुछ 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, देखिएगा इसको। कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ अ वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इन डीआरआर अकाउंट
याद करना पड़ेगा ये लाइन को, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप डीआरआर क्यों क्रिएट करते हो, तो मनी इन दिस अकाउंट, मतलब डीआरआर में जो पैसे रखे हैं ना, इसका रीजन बताइए, इज यूज्ड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स के हम जो रिडेम्पशन करते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, 5 साल बाद आपका जो डिबेंचर्स है आपको रिटर्न करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिडेम्पशन कहते हैं। तो ये जो रिडेम्पशन किससे होएगा, डीआरआर अकाउंट में जो पैसे हैं उससे होएगा। समझ में आया? चलो, बहुत इजी टॉपिक, एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये जो पॉइंट्स है ना, बाई चांस, बाय एनी चांस एग्जाम में आ जाता है, तो ऐसा नहीं ना कि आप इसको छोड़ के आओगे, बहुत सिंपल था ना, तो क्यों छोड़ना है, स्किप कुछ नहीं करना है, इसको 2-3 बार रीड कर लो, इसको याद कर लो, तो ये अपने आप बन जाएगा। लेकिन इसमें रूल्स में क्या क्या आएगा, वो 4 हेड पॉइंट्स का ध्यान रखना। और ये से भी, नेक्स्ट हो जा भाई, हाँ ये से भी, ये तो और भी आसान, टेंशन ना लो यार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो अभी क्या है, रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इतने टाइम तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने दोस्तों कंपनीज एक्ट का प्रोविजन पढ़ा, हमने कंपनीज एक्ट का रूल्स पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे सेबी एक्ट का, सेबी का प्रोविजन, रिक्वायरमेंट, सेबी का प्रोविजन पे नहीं, रिक्वायरमेंट, सेबी आपसे क्या चाहती है, ये देखते हैं सेबी क्या चाहती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब कोई कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर्स करती है तो सेबी कहती है मिनिमम 75% आपको मार्केट में सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। जैसे मेरी कंपनी 100 करोड़ का डिबेंचर्स इशू करती है तो मिनिमम 75 करोड़ की लोगों ने अप्लाई कर देना चाहिए। और अगर कंपनी, जो लोग हैं 75 करोड़ मिनिमम नहीं कर पाते तो सारे पैसे मुझे 12 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट वो था, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझ में आया। एसपी वाले बच्चों, लेसन नंबर 3 की कनेक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स 90% हो जाना चाहिए, है ना। तो वैसे ही अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो मिनिमम 75% हो जाना चाहिए। और 75% अगर हो गया, फिर क्या है, कंपनी अगर 75% इशू नहीं कर पाती, 60% ही कर पाती है, 74 ही कर पाती है, तो 12 दिन के अंदर सारा पैसा रिफंड करना है आपको, ठीक है। चलो अगला, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मेरे भाई, अगर आपने 100 करोड़ की ही मांग करी थी डिबेंचर्स में और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा तो आपको ना 100 करोड़ के बदले 150 करोड़ मिला। अब कंपनी कहती है मैंने मांगा था 100 करोड़ के लिए, मुझे मिला है 150 का, तो मेरे को 150 रखने दो ना प्लीज, प्लीज ऐसा करोगे अभी, प्लीज, मैं आपका भाई हूं ना, प्लीज ना। तो सेबी बोलती है तू रिफंड करती है, तुझे धक्के मार के बाहर निकालू। मतलब इन शॉर्ट ये है, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकते आप। अगर आपने 100 करोड़ के लिए ही डिबेंचर्स की मांग करी थी, आपको 100 करोड़ से ज्यादा मिल गए, जो ज्यादा मिले उसे रिफंड करो। समझ में आया। और आपको सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ तक ही रखना है, क्योंकि आपने 100 करोड़ की डिमांड जो है आप अपने प्रोस्पेक्टस में लिखते हो कि कंपनी कितने अमाउंट का डिबेंचर्स की जो इशू है वो ला रही है, ठीक है। चलो, जब आप डिबेंचर्स करते हो तो कंपनी क्या करती है ना, अंडर राइटर भी अपॉइंट कर लेती है। अंडर राइटर आई होप आपको याद है मेरे बच्चों, याद है कि नहीं? अच्छा नहीं, शायद हमने एसपी में कभी अंडर राइटर के बारे में नहीं सिखाया, गेस सिखाया क्या, प्लीज एक बार बताना। और दोस्तों जहां तक मुझे याद है, ओसीएम में मैंने आपको बताया था अंडर राइटर का एक लेक्चर था, उसमें ओसीएम में क्या ना, एक अंडर राइटर का एक वर्ड आया था, तो मैंने बोला था अरे एसपी वाले बच्चे तो जानते ही होंगे, तुम भी जानते होंगे, फिर सिखाया होगा मैंने, कैसे नहीं सिखाया। अंडर राइटर बारे वही यार, मतलब दोस्तों सोचो 75% अपने को मिनिमम मार्केट में बेचना था, 100 करोड़ का था, मिनिमम 75%, एग्जांपल दे रहा हूं 100 करोड़ का, मिनिमम 100 करोड़ का था, अपने को मिनिमम 75 यानी कि 75 करोड़ अपने को मार्केट में बेचना था। कितना बिका पता है? सिर्फ 70 करोड़। 5 करोड़ और चाहिए, डिबेंचर्स कोई खरीद लो यार प्लीज, नहीं तो कंपनी को 70 करोड़ भी रिफंड करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, एडवांस में ही एक अंडरराइटर्स होते हैं, एक अंडरराइटर फर्म होती है, अंडरराइटर कंपनी होती है, उनके पास जाती है, बहुत सारे लोग इस चीज में, इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनके पास जाती है और बोलती है अगर हम हमारा कभी डिबेंचर्स लाए और हमारा कभी डिबेंचर्स पूरी तरह से बुक नहीं होता है, तो ये जो बाकी के रिमेनिंग अमाउंट हो गए आप खरीदोगे हमसे। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इसे कहते हैं। इसका मेन रीजन यही होता है कि यार सोचो ना, 70 करोड़ तो मिले एटलीस्ट, 75% एक लॉ है और लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो इस लॉ को फॉलो करवाने में आप किसी की हेल्प ले सकते हो, और वो होता है अंडरराइटर। फिर है दोस्तों क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग ये एक तरीके से ना आपका, ये एक तरीके से पता है क्या है आपका, ये आपका खुद का एक स्कोर है। जैसे दोस्तों मेरी बात सुनो, आप बैंक में जब पेमेंट करते हो ईएमआई वगैरह की, तो आपका ना क्रेडिट स्कोर आता है लाइक 1000 के अराउंड कुछ होता है मैक्सिमम, मैंने आइडिया नहीं मेरे को। तो अगर आपका 850 की होता है, मतलब लाइक 850, 865, 870, तो आप बहुत अच्छे क्रेडिटर हो बैंक के लिए। मतलब लाइक अगर आप बैंक से पैसे लेते हो तो आप उनको ऑन टाइम ईएमआई पेमेंट कर देते हो,
समझे? तो बैंक ना हर एक इंसान को एक क्रेडिट रेटिंग देती है कि हाँ अगर इसको पैसा दिया तो ये तुरंत दे देगा, इसको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं। उसको पैसा दिया, अरे 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं करता, ईएमआई की, इसको मत दे भाई, डेंजर आदमी है। तो ऐसा ही दोस्तों क्रेडिट रेटिंग भी होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, क्रिसिल वगैरह, ये आपके शेयर्स को ना रेटिंग देती है। क्या बात कर रहा हूँ, सही में, हाँ, आपके शेयर्स के, आपके डिबेंचर्स को ये लोग रेटिंग देती है। और जब इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ना रेटिंग देखते, अगर कोई शेयर की रेटिंग ए है, A+ है, AA है, ठीक है, तो सोचेंगे ना यार ए रेटिंग है, AA है, तो इसे AAA रेटिंग शेयर्स भी होते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं। और AAA रेटिंग पता है किसके? सिंगापुर के शेयर्स की है। तो जितनी ए वाली रेटिंग हो जाती है ना, उतनी उसकी मार्केट में नाम हो जाता है, अरे AAA वाला शेयर्स आया, क्या बात करो, मतलब बहुत सिक्योर होगा। समझ में आया? सिक्योरिटी और फ्रॉड नहीं होगा, दिमाग में पहला ये ख्याल आता है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग्स है, ये आपको लेना पड़ता है। और ये क्रेडिट रेटिंग भी आपको अपने ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर या प्रोस्पेक्टस, तीनों एक ही समझाना चाहते हैं, बस तीनों का अलग अलग नाम है। अब आई होप आपको प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर पता होगा। दोस्तों, जब आप किसी को इनवाइट करते हो किसी भी चीज के लिए, तब आप उसमें पूरा प्लान देते हो ना कि भाई डिनर का टाइम 8 बजे है, 5 बजे मत आके बैठ जाना प्लीज। एक टाइम मेंशन करते हो ना, कब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, किसका शादी कुछ है, क्या फंक्शन क्या है, सब लिख कर देते हो उस इनविटेशन कार्ड पे। इस तरह से प्रोस्पेक्टस पे सब कुछ लिखा होता है, कंपनी किसने स्टार्ट करी, क्यों स्टार्ट करी, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, लोकेशन क्या है, कितने हम लोग का प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, और भी बहुत कुछ लिखा रहता है। तो इसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर, इसमें ना सब कुछ लिखा जाता है। अब दोस्तों ये तीनों अलग अलग टर्म नहीं है, तीनों का एक ही तात्पर्य पे आ जाता है, ठीक है। तो चलो, ये लेक्चर के लिए हम सिर्फ दोस्तों यहाँ पे ही, हमने इस लेक्चर में इतना कुछ मेजॉरिटी पार्ट कवर नहीं किया है, लेकिन ये लेसन ही वैसा है। अगर आपको लेसन नंबर स्टार्टिंग के आते हैं तो आप ये लेसन बहुत स्मूथली कवर कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज दोस्त पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स कंप्लीट करो, याद करो। और ये इस पूरे लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो इस लेसन को, फर्स्ट लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। लेक्चर नंबर 2 में हम ये लेसन को फिनिश कर देंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो। और लेसन नंबर 4 के लेक्चर नंबर 2 में हम लेसन नंबर 4 को बाय बाय करते हैं, ठीक है दोस्तों। शेयर करो इस वीडियो को, लाइक कर दो अगर आपने नहीं करा है तो एक बार चेक कर लो बैक करने से पहले। आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर रखा है। कोई भी डाउट, कोई भी प्यार अगर बांटना हो तो प्लीज ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, कमेंट सेक्शन में भी आपको बहुत सारा प्यार बांटना है। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो यार।